बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हमने एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड को मालूम करना है और इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय यूजिंग न्यूटन अजम्पशन। कि हमने न्यूटन की अजम्पशन को इस्तेमाल करते हुए हमने एयर के अंदर साउंड की स्पीड मालूम करनी है। तो एक चीज याद रखो कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहले कि वो जो मीडियम है वो कितना कंप्रेसिबल है और उसका इनर्शिया क्या है। तो पहले नंबर पे कंप्रेसिबिलिटी, आप उसको कितना कंप्रेस कर सकते हो, और दूसरा उसका इनर्शिया क्या है। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी और जो इनर्शिया है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ द साउंड है उसका ये फार्मूला है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई ओवर डेंसिटी। यहां पर ये जो ई है वो इलास्टिक मॉडुलस है मीडियम का, और जो रो है ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। अब न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ये किया कि उसने इलास्टिक मॉडुलस एयर का मालूम करने के लिए उसने ये चीज फर्ज कर ली कि जब भी कोई साउंड एयर के अंदर से ट्रेवल करती है तो आपको मालूम है कि जब वो ट्रेवल करेगी साउंड बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, और चूंकि वो लॉन्गिट्यूडनल है तो वो जब गुजरेगी तो बार बार कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनेंगे। तो न्यूटन ने यह अज्यूम किया कि जब कंप्रेशन बनते हैं, एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, तो इस दौरान जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम कहते हैं न्यूटन अजम्पशन। के उसने अज्यूम क्या किया कि टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग कंप्रेशन। अब आपको मालूम है कि कंप्रेशन के अंदर होता क्या है कि प्रेशर इंक्रीज होता है, और हम कहते हैं कि एज प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P टू P प्लस डेल P, एयर कंप्रेस हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये प्लस का साइन लगाया है कि इस P के अंदर डेल्टा P का इजाफा हो गया है। और आपको ये मालूम है कि अगर एयर का आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो हम कहते हैं दैट वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V टू V माइनस डेल V। पहले ये वॉल्यूम V था उसमें से डेल्टा V कम हो गया है। ये आपने प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन पढ़ा हुआ है। अब जो अकॉर्डिंग टू जो बॉयला क्या कहता है कि ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। और PV बराबर है कांस्टेंट, तो P की वैल्यू है P प्लस डेल P और V की वैल्यू है V माइनस डेल V। P को हमने रिप्लेस किया P प्लस डेल P के साथ और V को रिप्लेस किया V माइनस डेल V के साथ। ये बराबर होते हैं कांस्टेंट के। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। अब हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ जो इक्वेशन बनी थी PV इज इक्वल टू P प्लस डेल P इंटू V माइनस डेल V, ये V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो P V के साथ मल्टीप्लाई होगा PV, P डेल V के साथ आके वो हो जाएगा P डेल V। फिर जब ये डेल P से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस डेल PV, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस डेल P डेल V। अब चूंकि जब एयर ट्रेवल करती है तो प्रेशर जो एयर का है वो बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। तो चूंकि प्रेशर के अंदर जो चेंज है वो बहुत कम आ रही है तो वॉल्यूम के अंदर चेंज भी बहुत कम आएगी। तो इसलिए ये जो डेल P और डेल V का जो प्रोडक्ट है ये इतना छोटा होगा कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो ये आपके पास आएगा 0.0001। तो ये आपके पास आप देख सकते हो कि 0.01 ये खुद दोनों बहुत छोटे हैं, जब आपने इनको ज़र्ब किया तो जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा छोटा हो गया।
तो इसलिए हम डेल पी और डेल वी को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये निग्लेक्ट हो गया तो पीछे हमारे पास बचेगा पी वी माइनस पी डेल वी प्लस डेल पी इंटू वी। अब ये डेल पी वी इस तरफ आ गया, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है। तो हमारे पास जो बाकी की टर्म बचेगी वो माइनस पी डेल वी प्लस डेल पी वी। अब ये माइनस वाली टर्म लेफ्ट साइड पे आके प्लस वाली टर्म हो गई, और अब हम p को सेपरेट करेंगे तो डेल वी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो v है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली जो टर्म है इसको हम कहते हैं स्ट्रेस, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, और नीचे वाली जो टर्म है वो है स्ट्रेन कि जो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आ रही है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और बेटा ये जो टर्म है डेल पी डेल वी ओवर वी, ये इलास्टिक मॉडुलस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैलकुलेशन करोगे तब ये वैल्यू आएगी। तो चूंकि जो P है वो इलास्टिक मॉडुलस के बराबर है तो P इज इक्वल टू E। अब ये जो टर्म है P इज इक्वल टू E, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास थी V इज इक्वल टू E ओवर रो। अब ये जो V है ये यहां पर स्पीड है, तो P की जगह पे E की जगह पे हमने लिख दिया P। अब जो जब ये चीजें हम पुट करते हैं तो हम ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुट करेंगे, और जो डेंसिटी ऑफ एयर जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये सारी कंडीशन हम रखेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। ये हमारी कंडीशन है एसटीपी के ऊपर, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन को यूज करते हुए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर की डेंसिटी जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड आएगी वो आएगी 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इन दोनों को आप कंपेयर करते हो तो जो साउंड के अंदर की स्पीड के अंदर जो 16% का एरर आता है अगर हम न्यूटन अजम्पशन को इस्तेमाल करें। तो ये हमारा पहला हिस्सा है, पहला क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया जिसके अंदर हमने न्यूटन के अजम्पशन को इस्तेमाल करते हुए हमने ये बताया है कि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होगी और उसके अंदर एरर कितना आएगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जाती हैं कि स्पीड ऑफ द साउंड अगर हम न्यूटन अजम्पशन के जरिए फाइंड करें तो वो कितनी होगी और उसके अंदर एरर कितना होगा। तो ये सारी की सारी चीजें एमसीक्यूज में आती हैं। ये जहां पर एमसीक्यूज है, यहां पर ये एमसीक्यूज है और ये भी एमसीक्यूज है। और ये भी आपके पास एमसीक्यूज है। तो बेटा ये तो हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने स्पीड ऑफ साउंड मालूम की है बाय यूजिंग न्यूटन अजम्पशन। अब हम देखेंगे कि जो हमने पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया कंप्रेसिबिलिटी है उसका लफ्जी मतलब क्या होता है। जैसे कि बच्चों हमने पहले कहा था कि हम चेक करेंगे कि कैसे कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो चेंज होती है। तो ये सारी चीजें जो अब लिखी है वो सारी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हैं। अब एक चीज याद रखो कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इलास्टिक मॉडुलस के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। कोई भी चीज जितनी ज्यादा कंप्रेसिबल है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ही ज्यादा होगा। सॉरी, जितना ज्यादा कंप्रेसिबल है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ही कम होगा। तो यहां पर लिखो है मोर कंप्रेसिबल मींस less pressure is required to deform an object, hence it has less modulus of elasticity, so slower the speed of the sound। चूंकि आपने स्पीड ऑफ द साउंड का फार्मूला पढ़ा है v is equal to e over density।
अगर उसका इलास्टिक मॉडुलस कम है तो स्पीड ऑफ द साउंड भी उसके अंदर कम होगी। अब चूंकि जितना ज्यादा कोई भी चीज कंप्रेसिबल है, इसका मतलब यह है कि आपको उसके ऊपर डिफॉर्म करने के लिए, उसकी शेप को चेंज करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। कम फोर्स का मतलब है आप कम प्रेशर लगाओगे, और अगर कम प्रेशर लगेगा तो इसका मतलब यह है कि उसका इलास्टिक मॉडुलस भी उतना ही कम होगा, क्योंकि इलास्टिक मॉडुलस और प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो मोर कंप्रेसिबल का मतलब है लेस प्रेशर, और लेस प्रेशर का मतलब है लेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो गैसेस हैं वो ज्यादा कंप्रेसिबल है, तो उनका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कम होता है। तो इसलिए, और ऐसा इसलिए होता है कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए उनके अंदर जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो भी कम होती है। तो हम जो गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, देयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, their molecules are far apart, hence speed of the sound is less in it। जबकि जब हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर वो कम कंप्रेसिबल है, हमें ज्यादा प्रेशर रिक्वायर है। ज्यादा प्रेशर रिक्वायर है तो उसका मतलब है ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और जितना ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो उसका मतलब ये है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं। तो चूंकि मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब हैं तो साउंड उसका इलास्टिक ऑफ मॉडुलस है वो भी ज्यादा होगा, और उसके अंदर जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो भी बहुत ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।